वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसा कि टेंस के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हम सब सीख चुके थे कि टेंस तीन तरह के होता है। प्रेजेंट जिसका मतलब होता है पास्ट जिसका मतलब था, और फ्यूचर जिसका मतलब होता था गागा के सीख चुके थे। इसके अलावा ये भी सीखे थे कि टेंस की टोटल संख्या होती है 12, और उसमें पहला टेंस आज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस वीडियो में आपको बेसिक्स कवर किया जाएगा, ट्रांसलेशन बनाना सिखाया जाएगा, ग्रामर सेक्शन को भी कवर किया जाएगा, और साथ ही साथ एरर के प्रश्न आसान से आसान तरीके के साथ बताया जाएगा। एरर जो कि सबके बस की बात नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान के बारे में जानते हैं। पहचान में आपको देखना क्या है, क्रिया के अंत में। वैसे भी टेंस हो या व्यक्ति, उसकी पहचान लास्ट में ही जाके होती है। स्टार्टिंग में तो सब अच्छा होता है, लास्ट में जाके पता चल जाता है कि कौन कितना अच्छा है और कौन कितना खराब है। तो आपको देखना है क्रिया के अंत में। ठीक है, अब बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो जब प्रेजेंट है तो है होना कन्फर्म है, क्या कि आपको बताए थे प्रेजेंट के मतलब होता है। और इंडेफिनिट है तो ता ता तिथि दिखेगा। यानी एक लाइन में बोले क्रिया के अंत में आपको देखना है ता है, ती है, ते है। अगर इतना दिख गया तो आप कहेगा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो 12 टेंस में पहला टेंस पहचानने का तरीका क्या है कि क्रिया के अंत में देखेंगे ता है, ती है, ते है। अगर इतना में से कोई भी चीज दिख गया तो वो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ठीक है। किताबी भाषा में बोले तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इतना बकवास आपको याद नहीं रखना, आपको याद रखना कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, इतना होना चाहिए। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वह पटना गया, वह पटना गया, ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो आप कहिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो छोड़िए, ये प्रेजेंट टेंस भी नहीं। तो आप पहचान जाइएगा। जैसे हम देखिए एग्जांपल में वह रोता है, क्रिया देखना है, ठीक ना, रोने में भी समय लगता है, तो जिसमें समय लगता है उसी को वर्ब बोलते हैं। आप अगर वर्ब के बारे में जानते हैं तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिए। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर ता है लग गया तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहचान सीख गए, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर के बारे में सीखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता है, स्ट्रक्चर को बोलते हैं बनावट। जैसे आपका घर बनता होगा, आपका नहीं किसी का भी घर बनता होगा, तो क्या सूर्य में आता होगा, दीवार लगाना स्टार्ट कर देता होगा, ईटा जोड़ना स्टार्ट कर देता होगा, नहीं। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनता है, मैप बनता है जिसको नक्शा भी बोलते हैं। तो सबसे पहले उसका नक्शा बनता है, और उसमें पता चलता है कि यहाँ पर ये चीज बनेगा, वो चीज रहेगा, ये चीज रहेगा, वो अनुसार स्ट्रक्चर बनता है। और जैसा स्ट्रक्चर होता है सेम वैसा ही घर बनता है। ठीक है, ठीक। उसी तरह अगर आपको स्ट्रक्चर याद है, अगर स्ट्रक्चर आपको याद है तो कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आप स्ट्रक्चर को अच्छा से याद कीजिएगा। तो जैसा कि आप फिल्म में देखते होंगे, खास करके खजाने वाले फिल्म में, उसमें देखता होगा कि खजाना का नक्शा होता है। ठीक है, अगर नक्शा याद है किसी को तो फिर उसको फाड़ भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह अगर आप स्ट्रक्चर याद करते जाते हैं, स्ट्रक्चर याद करना बड़ा बात नहीं, आप जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा याद हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप स्ट्रक्चर याद करते जाते हैं, खजाना पा लीजिएगा, अपना अपना मंजिल छू लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर भी आपको दो सेंटेंस का पढ़ना है, असर्टिव का, इंट्रोगेटिव का। कहे का मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो और डब्ल्यूएच वर्ड। आप सेंटेंस के बारे में भी नहीं पढ़े हैं तो इसके लिए अलग से वीडियो बना दिए, जाके देखिए। और अगर नहीं सेंटेंस के बारे में देखे हैं तो देखना बंद कर दीजिए, कोई फायदा करने वाला नहीं है। देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है, मेरा तरीका है जैसे पढ़ाने का, उसके अनुसार आपको फॉलो करना होगा। अगर नहीं समझ में आता है तब बोल सकते हैं। ठीक है, तो जाके सेंटेंस देखिए, अगर नहीं देखने का मन है तो छोड़ दीजिए देखना। ठीक है, तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। सब्जेक्ट के बारे में भी टेंस के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझा चुके हैं, और वर्ब के बारे में भी अच्छे से समझाएं, तो जाके देख लीजिए प्लीज, अनुरोध है। तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, आपको पता है V1 को ही मेन वर्ब बोलते हैं, आलू से याद करवाए थे। और V5 का मतलब होता था वर्ब में एस या एस, वर्ब में एस या एस। एक चीज ध्यान रखिए कि जब कोई नॉन में एस या एस लगाया जाता है, जब कोई नॉन में एस या एस लगाता है तो वो प्लरल हो जाता है, प्लरल माने ढेर मनी हो जाता है। लेकिन जब कोई वर्ब में एस या एस लगाता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, सिंगुलर।
तो आपको ध्यान रखना कि जब कोई नॉन में एस या एस लगाएंगे, जैसे गाय में जी कौ में एस लगाते हैं, ढेर मनी गाय हो जाता है, लेकिन अगर कोई भर में एस या एस लगाएंगे तो सिंगुलर होता है। ठीक है, तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हम सब देख रहे हैं कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। V5 का मतलब होता है भर में एस या एस। आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि V5 केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो आप ग्रामर देख लीजिए, ट्रांसलेशन, जहां भी सब्जेक्ट के बाद V5 देखिएगा, आप एक ही बात बोलिएगा कि हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। तो समझ में आ गया होगा। अब बात है यहाँ कि किसके साथ V1 लगाएंगे और किसके साथ V5, किसके साथ V1 लगाएंगे और किसके साथ V5। तो आपको केवल एक बात ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग होता है। अब थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का है, पर्सन के भी वीडियो बनाए, जाके देखिए, क्वालिटी हल्का खराब है, आपको तो कंटेंट से मतलब। तो आपको केवल एक बात ध्यान रखना है कि V5 हमेशा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ होता है। ठीक है, ठीक। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता कौन कौन है, ही, जिसका मतलब होता है ब, सी, उसका मतलब भी ब होता है, और इट मने भी ब होता है। ठीक है, बता चुके हैं। इसके अलावा सिंगुलर नेम के मतलब एक नाम। तो हम सब सीख गए कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर यानी ही, सी, इट, सिंगुलर नेम यानी एक नाम रहेगा, इतना के साथ लगेगा V5। बाकी कुछ भी हो उसके साथ क्या लगाएंगे, V1। जैसे आई, बी, यू, कुछ भी रहे इतना के अलावा उसके साथ क्या लगाएंगे, V5। जैसे आपसे पूछे राम के साथ रीड होगा या रीड्स होगा, राम के साथ रीड होगा या रीड्स, तो आप कहेगा सब्जेक्ट देख लेते हैं, सब्जेक्ट है एक नाम। अच्छा, एक नाम तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता था, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, V5 यानी ई लगेगा ना, क्या लग जाएगा, रीड्स। तो अगर क्वेश्चन रहे राम एंड श्याम, तो इसके साथ बताइए रीड होगा या रीड्स, तो आप बोलेगा एक नाम खाली आता था सिंगुलर नेम में, ये तो दो नाम है, तो इसके साथ V5 लगेगा नहीं, इसके साथ क्या लगेगा, V1। इसके अलावा आई, तो कहिएगा आई तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई भी नहीं करता है, तो इसके साथ तो क्या लग जाएगा, रीड। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, और V5 लगता है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। कहे के मतलब ही, सी, इट, सिंगुलर नेम यानी एक नाम। आ गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हम सब अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव स्ट्रक्चर सीखते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि अफर्मेटिव में ही केवल V5 लगता है, केवल और केवल अफर्मेटिव में V5 लगता है, बाकी सब में V1 लगता है। ठीक है, ठीक। नेगेटिव यस नो और WH वर्ड में क्या आता है, डू या डज, अफर्मेटिव में नहीं आता, V1 और V5, बाकी सब में डू या डज आता है, और वर्ब कौन सा लगता है, V1। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस का मतलब इसके बाद ही आएगा, इसके बाद ही आएगा, इसके बाद ही आएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो आपको पता है नेगेटिव में केवल नॉट रहता है, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस में नॉट प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। यस नो क्वेश्चन में डू या डज शुरू में आ जाता है। यस नो क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए कि जब लड़ाई झगड़ा होता है तो पुरुष लोग जो होते हैं माथा फोड़ा फोड़ी करके बैठ जाते हैं, इसके बाद आती है पुलिस, और जब पुलिस आता है तो बाकी सब नुक जाएंगे, जितना पुरुष लोग होंगे ना नुक जाते हैं, कभी लाहर में जाके कभी मकई में नुक, और संभालते हैं महिला लोग, उसमें आ जाते हैं महिला लोग आगे, और वो सब कहा जाते हैं छिप। तो जब भी यस नो क्वेश्चन होगा ना उसमें डू या डज आ जाएगा पहले, तो डू या डज प्लस में सब्जेक्ट ब्रैकेट में नोट। ब्रैकेट में मतलब कि अगर क्वेश्चन में नहीं रहे तो नोट दीजिए, अगर नहीं रहे तो नहीं दीजिए। ठीक है, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट में नोट प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। और WH वर्ड में WH वर्ड पहले आएगा। WH वर्ड किसी को आगे नहीं आने देता है, किसी को आने नहीं देता है, और कहता है कि जब तक आंसर नहीं देगा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो WH वर्ड सबसे पहले, उसके बाद डू या डज प्लस में सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस में नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यस नो डू या डज पहले आएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड का होगा WH वर्ड प्लस में डू या डज प्लस में सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और ट्रांसलेशन कैसे बनाना है उसको सीखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर याद कीजिए, स्ट्रक्चर के बिना कुछ होने वाला नहीं है। ठीक ना, टेंस में तो खास करके नहीं। जैसा कि इसको जानते हैं, टेंस को इंग्लिश के लिए रीढ़ का हड्डी माना जाता है, रीढ़ का हड्डी। जैसे हम सब का शरीर बिना रीढ़ के हड्डी के खड़ा भी नहीं हो सकता है, और सी आपको टेंस के बिना ग्रामर सोच भी नहीं सकते। ठीक है, हाँ बोलने में उतना यूज नहीं होता, लेकिन हाँ ग्रामर में आपको याद करना पड़ेगा।
तो उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया हो, ठीक है। तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए हमको 4 स्टेप फॉलो करना है और ये स्टेप पूरा और पूरा टेंस में होगा लागू, पूरा टेंस में लागू होगा। तो पहला स्टेप है टेंस पहचानना है, पहचानने के लिए सिखा चुके हैं। तो पहला स्टेप है टेंस पहचानना है। दूसरा स्टेप है सेंटेंस पहचानना है कि अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, यस नो है या WH वर्ड है। तो पहला स्टेप टेंस पहचानना है, दूसरा स्टेप है सेंटेंस पहचानना है, तीसरा है पहचान गए ना कि टेंस ही है, सेंटेंस ही है, तो आप स्ट्रक्चर याद कीजिए। उसके बाद है स्ट्रक्चर याद कर लिया आप, तो उसके बाद है जैसे जैसा स्ट्रक्चर कह रहा है और उससे बैठा दीजिए। तो पहला स्टेप टेंस पहचानना है, दूसरा स्टेप सेंटेंस पहचानना है, तीसरा स्टेप उसी का स्ट्रक्चर याद करना है, जैसा आप पहचाने वही अनुसार स्ट्रक्चर याद करना है और लास्ट है कि उस पर बैठा देना है, ठीक है। तो स्टेप सीख गए हैं, तो अब ट्रांसलेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका ट्रांसलेशन बनाने से पहले हमको स्टेप पता रहना चाहिए। आप बताइए कि पहला स्टेप क्या था? टेंस पहचानना है। तो टेंस कैसे पहचानते हैं? क्रिया के अंत में देखते हैं। आप कहिएगा है लगल है, जैसे ही है लगल है तो एक चीज तो पहचानेंगे कि पास्ट टेंस नहीं, फ्यूचर टेंस नहीं, तो है कोई चीज प्रेजेंट टेंस। जैसे ही है देखे लास्ट में एक चीज तो कंफर्म हो गया कि प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में कौन सा, उसके लिए और आगे बढ़ते हैं। ता है, तो ता है, ती है, ते है, कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहला स्टेप हम सब फॉलो कर लिए और टेंस पहचान लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा था कि सेंटेंस पहचानिए। तो बताइए इसमें कहीं नहीं दिख रहा है शुरू में क्या दिख रहा है या फिर बीच में कब क्यों कैसे दिख रहा है आपको, तो आप बोलिएगा नहीं। तो ये कौन सा है? अफर्मेटिव। तो हम सब टेंस भी पहचान लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा स्टेप सेंटेंस भी पहचान लिए। तीसरा स्टेप था पहचान ही लिए तो स्ट्रक्चर बताइए। तो आपको याद होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। और लास्ट स्टेप है कि इस पर अब बनाइए। सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या कहता है? सब्जेक्ट। आपको पता है ना सब्जेक्ट कौन है? राम। तो राम की इंग्लिश लिखो। उसके बाद कहता है V1 या V5, उसके बाद कहता है V1 या V5, और लास्ट स्टेप है स्ट्रक्चर। तो अभी हो गया, तो लास्ट स्टेप है बैठाइए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप कहता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता है कि राम है, तो राम लिख दिए। उसके बाद कहता है V1 या V5, दोनों में से कोई एक हो। तो आपको सब्जेक्ट देखना होगा कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है राम, एक नाम है, हाँ जी आता है। तो जब आता है तो इसके साथ V1 ना लगेगा, क्या लगेगा? V5। तो बताइए रहना के इंग्लिश ऐसे लीव होता है। तो V5 के मतलब क्या होता था? वर्ब में एस या ईएस, ई पहली एस है तो एस लगा दिए। तो यहाँ तक तो हम सब पहुंच गए कि सब्जेक्ट लिख दिए, V1 या V5 में से कोई एगो लिख दिए। उसके बाद कहता है ऑब्जेक्ट, जो बच गया वो ऑब्जेक्ट है। अब जुआफर बाजार में, जुआफर बाजार में, तो इन जुआफर बाजार। जरा रुकिए, यहाँ पर भी गलती है। ऐसे नॉर्मल बोल देता आई लिव इन जुआफर बाजार, लेकिन समझिए इन यहाँ पर नहीं होगा। काहे नहीं होगा? काहे नहीं होगा ये देखिए, में खास करके कोई जगह के लिए, में खास करके कोई जगह के लिए दो इंग्लिश होता है इसका। कभी इन हो जाता है, कभी एट हो जाता है, कभी इन हो जाता है, कभी एट हो जाता है। इन जो आता है बड़ा जगह के लिए आता है, इन जो आता है बड़ा जगह के लिए आता है, एट जो आता है छोटा जगह के लिए। तो आज के बाद अगर में दिखे और जगह दिखे तो आप एक चीज देखिएगा कि छोटा है या बड़ा। देखिए मेरा गांव का नाम है जुआफर बाजार, ठीक ना, और ये छोटा सा एक गांव, ठीक है, तो हम गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन होना चाहिए या एट, छोटा जगह है ना तो क्या होना चाहिए? एट। इसका सही आंसर था राम लिव्स एट जुआफर बाजार, ठीक है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमको पता है कि ट्रांसलेशन बनाने के लिए 4 स्टेप फॉलो करना है। पहला है टेंस पहचानना, और पहचान में हम देखे थे कि लास्ट में देखना है। जैसे ही है देखे तो हमको ये चीज तो पता चल गया कि प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट में कौन है उसके लिए और आगे बढ़ते हैं, ती है। तो कंफर्म हो गया कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा स्टेप था कि आप सेंटेंस पहचानिए। तो बीच में नहीं दिख रहा है, शुरू में क्या दिख रहा है, कब क्यों कैसे दिख रहा है ना। तो ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। और एक चीज पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट।
लास्ट स्टेप क्या था कि स्ट्रक्चर लिख लिए ना, तो स्ट्रक्चर पे आप बैठा दीजिए। सबसे पहला स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट। बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह। तो वह के इंग्लिश लिखे से पहले सोच लीजिए कि लड़का है या लड़की। तो ती है यानी लड़की है, तो कहाँ हो जाएगा? सी। उसके बाद कहता है V1 या V5। V1 या V5 कोई एगो। तो आप पहले ये देखिए कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, कहाँ है? तो जब है तो इसके साथ क्या लगेगा? V5। तो खाना बनाने को होता है कुक फूड, कुक फूड। ठीक है, तो आप कहेगा ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है ना, तो कुक नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कुक्स हो जाएगा। तो यही इसका आंसर था, सी, कुक्स फूड। अगला क्वेश्चन का ट्रांसलेशन में आते हैं। फिर से बोल रहे हैं 4 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप है टेंस पहचानिए। है देखे प्रेजेंट टेंस, ते देखे, ते है देख लिए, कंफर्म हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहला स्टेप फॉलो कर लिए। दूसरा स्टेप है सेंटेंस पहचानिए। खाली और खाली नहीं दिख रहा है तो नेगेटिव हो गया। और तीसरा स्टेप था स्ट्रक्चर याद कीजिए। स्ट्रक्चर आपको पता है, इसमें डू या डज आएगा। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस में नॉट, अब प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। यही था ना, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट स्टेप है स्ट्रक्चर। जब याद कर लिए हैं तो बैठा दीजिए। सबसे पहले कहता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कहा है हम लोग, जो काम करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। उसके बाद डू या डज। तो बताइए थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, अगर रहता तो डज लगाते, नहीं ना है तो क्या लगाएंगे? डू। उसके बाद स्ट्रक्चर यहां तक पहुंच गए। उसके बाद स्ट्रक्चर कहता है नॉट। तो नॉट लगाना यहाँ पर कंपलसरी है। अगर ब्रैकेट में है तो है, नहीं तो दीजिए, अगर नहीं है तो नहीं दीजिए, कंपलसरी है नॉट। ठीक है, उसके बाद कहता है V1। तो वर्ब कौन है? पढ़ना। तो क्या हो गया? रीड। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, किताब उताब है, कुछ ना है तो नहीं, रह दीजिए। अगला बनाते हैं वह कब पढ़ती है। तो सबसे पहला स्टेप है टेंस पहचानिए। और टेंस पहचानने के लिए लास्ट में देखना होता है, क्रिया के लास्ट में। है देख लिए, प्रेजेंट कंफर्म हो गया। ती है देख लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंफर्म हो गया। दूसरा स्टेप है कि आपको पहचानना है सेंटेंस। खाली इसमें देखेंगे नहीं है, नहीं, लेकिन देख रहे हैं कि बीच में कब आ गया। जब बीच में कब, क्यों, कैसे हो, तो उसको बोलते हैं WH वर्ड। तो सेंटेंस पहचान लिए कि कौन सा है? WH वर्ड। तीसरा स्टेप है, अब पहचान लिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का WH वर्ड स्ट्रक्चर याद कीजिए। तो उसका होता था WH वर्ड, ये अपना से आगे केकरो नहीं आवे देता है। उसके बाद यस नो का लिख दीजिए, डू या डज प्लस में सब्जेक्ट, ब्रैकेट में नोट, यानी है तो दीजिए ना तो नहीं, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन। यही था, लास्ट स्टेप है, बैठा दीजिए इस पर। सबसे पहले कहता है WH वर्ड। इसमें बताइए WH वर्ड कौन है? वह कब पढ़ती है। इसमें कौन है? कब। तो कब का इंग्लिश लिखना है। WH वर्ड के करो नहीं आवे देता पहले। WH वर्ड हो गया। उसके बाद डू या डज। आप बताइए, अगर थर्ड पर्सन की सिंगुलर नंबर है तो डज लगाएंगे, अगर नहीं है तो डू लगाएंगे, है तो हाँ, तो हो जाएगा डज। यहां तक पहुंच गए। उसके बाद कहता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो आपको पता है इसमें सी होगा, काय की लड़की है। ब्रैकेट में नोट, क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, नहीं तो नहीं देंगे। यहां तक हम सब पहुंच गए। उसके बाद कहता है V1। आपको पता है कि वर्ब कौन सा है? रीड। उसके बाद कहता है ऑब्जेक्ट, कुछ किताब वगैरह है, नहीं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट। तो इसका होगा वेन डज सी रीड। तो उम्मीद करते हैं आपको ट्रांसलेशन बनाना हो गया। अगर चारों स्टेप आपको पता है और स्ट्रक्चर याद है तो कोई रोक नहीं सकता आपको ट्रांसलेशन बनाने से। तो ट्रांसलेशन बनाने के बाद अब फोकस करते हैं एरर के क्वेश्चन। एरर माने होता है गलती। आपको गलती करे कर माने गलती कैल रहेगा और पकड़ना होगा, यानी आपको सुधारना है, गलती सुधारना है और पता करना कि कहाँ गलती है। ठीक है, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन देखिए, सीता गो टू मार्केट। आप कहेगा वही तो सीखे थे कि सीता एक नाम है और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आता है तो इसके साथ V5 लगना चाहिए। और V5 का मतलब होता है भर में एस या एस, तो गोज होना चाहिए। गलती था कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। राम एंड श्याम रीड्स अ बुक। राम एंड श्याम दो आदमी है, सिंगुलर नेम में नहीं आता है, तो इसके साथ रीड्स ना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? V1 रीड। इसके अलावा ही लव यू गलत है, ही थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, तो इसके साथ क्या लगना चाहिए? लव। इसी को बोलते हैं एरर। गलती देर रहेगा, आपको सुधारना है। अब जो एग्जाम में पूछा जाता है उस नियम पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत फायदा की चीज बताने जा रहे हैं। तो चलिए पहला रूल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हम उन नियम को चर्चा करने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अगर 10 क्वेश्चन है तो 7 क्वेश्चन इसी नियम से आता है, तो काहे हम ज्यादा पढ़े। तो पहला नियम पढ़ते हैं जिसका है यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। अब आप जान जाइए कि यूनिवर्सल ट्रूथ होता क्या है। यूनिवर्सल ट्रूथ के मतलब होता है कि हमेशा सत्य हो। ठीक ना? ठीक।
जो अभी सत्य है, पहले भी था सत्य और आने वाला समय में भी सत्य रहे, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, का हमारे परदादा के समय में सूर्य पश्चिम में उगता होगा? नहीं ना। या फिर हमारे जब पर पोता आएगा उसके समय में भी पूरब में उगेगा। तो सूर्य पूरब में उगता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो अभी भी सत्य है, पहले भी सत्य था और आने वाले समय में भी सत्य होगा। जैसे में एग्जाम्पल में, तो जैसे में द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, आप कहेगा ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इज खत्म, राइजिंग नहीं होगा, बिफोर ना लगता है, बिफोर ना लगेगा। आपको पता है सन एगो होता है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? V5। तो यहाँ क्या हो जाएगा? राइजेज। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अगला क्वेश्चन है 2 and 2 इज मेकिंग 4। आप कहेगा ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 2 और 2 4 होता है। तो यहाँ इज खत्म हो जाएगा, मेकिंग नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा? मेक्स। क्या हो जाएगा? मेक्स। तो समझ में आ गया आपको कि यूनिवर्सल ट्रूथ वाला वाक्य हमेशा कौन सा टेंस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, ठीक। तो दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। पहला नियम हम सब सीख गए कि यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। दूसरा नियम है आदत। आदत के मतलब समझते हैं ना, कि जो हर काम करता है, वह डेली 5 बजे खाना खाता है, यानी उसका आदत बनल है। तो कुछ कुछ वर्ड्स है ना, टाइम डिनोटेड वर्ड, कुछ कुछ वर्ड हैं जो हैबिट को बताते हैं। ठीक है, वर्ड आपको बोर्ड पर लिख दिया गया, इसको आप याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप कॉपी में स्क्रीनशॉट मार के उतार सकते हैं। ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, ठीक। सबसे पहले एवरी। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। अब एवरी से कुछ भी रहे, एवरी डे रहे, एवरी नाइट रहे, एवरी ईयर रहे, एवरी मंथ रहे, एवरी वीक रहे, एवरी मॉर्निंग रहे, एवरी इवनिंग, ये सब चीज कभी भी दिख गया, कहीं भी सेंटेंस में दिख गया, तो आप कहेगा हमेशा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो हम सब सीखे एवरी से जोड़ के कुछ भी रहे, ठीक, वो हमेशा कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अलावा जनरली या यूजुअली, जनरली या फिर यूजुअली, उसका मतलब होता है सामान्यतः, प्रायः। अगला है ओकेजनली। ओकेजन में समझते हैं ना, अवसर होता है। ओकेजनली या फ्रीक्वेंटली या फिर ऑफन। ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली या फिर ऑफन, इसका मतलब होता है अक्सर। अक्सर माने अक्सर ही काम करता है। अगला है सेल्डम, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली। ये सब देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन सब नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड का मतलब इसमें नहीं देने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, ये अपने ही सब नेगेटिव है। ये सब का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। तो हम सब सीखे कि एवरी से जोड़ के कुछ भी रहे, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। इसके अलावा जनरली, यूजुअली, ऑफन, ये सब रहे तो हमेशा कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बोर्ड पे आप देख सकते हैं। इतना में से कोई भी आपको दिख गया तो हमेशा कौन सा टेंस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और मेरा विश्वास कीजिए कि अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो आपको कुछ भी हिंदी करने की जरूरत नहीं, देखिएगा और आंसर दीजिएगा, देखते ही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार के लिखना है तो लिख लीजिए, कैसे भी, लेकिन याद कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एनडीए वगैरह में पूछा जाता है, इंग्लिश में खास करके। ही इज गोइंग एवरी डे, पहला ऑप्शन हो गया। फॉर ए मॉर्निंग वॉक, दूसरा ऑप्शन हुआ। विथ हिज फ्रेंड्स, तीसरा ऑप्शन। लास्ट में है कोई गलती नहीं है, नो एरर। इसमें आपको गलती बताना है, तो आप कहेगा अच्छा, तो आप कहेगा एवरी डे। हम बताए थे ना कुछ वर्ड ऐसा है, तो हम बताए थे कि कुछ वर्ड ऐसा है जो आपको जैसे ही दिख जाए, आप एक चीज कंफर्म आप बताइएगा कि कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो एवरी डे हमको दिख गया, तो इस जो सेंटेंस होगा कौन सा टेंस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बताइए ही इज गोइंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? आप कहेगा नहीं, ही इज गोइंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा? गोज। काहे गोज होगा? काहे कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है। देखिए कितना इजी है, जैसे ही एवरी डे हमारा याद रहेगा बना देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितना बड़ा है, बड़ा से डरना नहीं है, आपको खाली याद रहना चाहिए जो बता रहे हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे हार्डली। ध्यान आ रहा है आप सबको कि ई भी एगो वर्ड था जिसका मतलब होता था बड़ी मुश्किल से। देखने में लग रहा सीधा, लेकिन ये सब नेगेटिव वर्ड है। तो आप बताइए हार्डली आ गया तो कभी जाएगा ना, ये टॉकिंग होगा। आपको देखना है सी, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है ना, तो क्या हो जाएगा? टॉक्स। क्या हो जाएगा? टॉक्स। तो देख रहे हैं कितना इजी है बनाना, आपको नियम याद रहना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं फिर से। एवरीवन लाइक्स हिम, यहाँ तो ठीक है, एवरीवन लगा हुआ है, लाइक्स हिम, ठीक है ना? ठीक है, एक चीज अभी बता दें, एवरी से जो कुछ भी लग जाए, एवरी से कुछ भी लग जाए वो हमेशा सिंगुलर होता है।
जैसे आपसे पूछेगा एवरीवन बिलीव होगा या बिलीव्स होगा, तो आप कहेगा सिंगुलर है तो V5 होना चाहिए, तो आप कहेगा सिंगुलर है तो V5 होना चाहिए, यानी यहाँ का होगा एवरीवन बिलीव्स इन गॉड। तो यहाँ तक तो ठीक किया है, एवरीवन सिंगुलर है तो लाइक्स किया है। इन द स्कूल बिकॉज शी इज सेल्डम, देखिए सेल्डम, सेल्डम भी था जो कि हैबिट को बताता था। अब बताइए ये सेल्डम है तो इज लगेगा ना, कमिंग होगा, देखेंगे सी है तो क्या होगा, कम्स। तो ठीक है, अगर आपको बताया गया नियम समझ में आया है, ऐसा नहीं कि इतने नियम हैं, और भी कुछ नियम है जो कि कंडीशनल में आएंगे, आगे जब तक टेंस नहीं पढ़ा पाएंगे उस नियम को हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अगर और कंटेंट चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो किस चीज़ पे बनाएं तो कमेंट कीजिए।